हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण, क्योंकि अभी टाइफाइड और डेंगू का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमें भी टाइफाइड हो चुका है, तो जिस कारण वीडियोस नहीं आ रही हैं थिंकर्स की। वैसे तो हम यही वीडियो बना दे रहे हैं, फिर भी कुछ दिन तक ऐसे ही चलेगा क्योंकि दवा चल रही है। तो आज हम देखेंगे समाजशास्त्र का विकास एवं योगदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन किस विश्वविद्यालय में आरंभ किया गया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, येल विश्वविद्यालय में जो है सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू किया गया था। अगला, किसने लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात की है? तो लॉ ऑफ थ्री स्टेज की बात करते हैं अगस्त काम्टे। इनमें इन्होंने बौद्धिक विकास के 3 चरणों की चर्चा की है। एक धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवाद के रूप में चर्चा की है। अगला प्रश्न है, अगस्त काम्टे के विकास क्रम क्या बताया है? तो लॉ ऑफ थ्री स्टेज के नाम से जाना जाता है इनका विकास क्रम। तो वह है धार्मिक, तात्विक और तार्किक, और कहीं कहीं आपको प्रत्यक्षवाद भी मिलेगा। अगला है, प्रत्यक्षवाद पद्धति को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो यहाँ 2 टर्म होते हैं। पहला, प्रतिपादन। सर्वप्रथम जिसने प्रत्यक्षवाद की बात की है वह अगस्त काम्टे ने किया है, लेकिन ज़्यादातर उसको विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। प्रत्यक्षवाद को और विस्तार करने का श्रेय जो दिया जाता है वह दुर्खीम को दिया जाता है। इसीलिए इनको काम्टे का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह हमारा ए हो जाएगा, दुर्खीम। अगला है, अमेरिका में समाजशास्त्र का अध्यापन शुरू हुआ। तो अमेरिका में जो अध्यापन शुरू हुआ वह 1876 ईस्वी में शुरू हुआ है। अगला है, अमेरिका के प्रमुख समाजशास्त्री कौन थे? तो अमेरिका में जो प्रमुख समाजशास्त्रियों में गणना की जाती है उसमें एंथनी गिडिंग्स, समनर, लिस्टर वार्ड, नैनकी, रास, बर्गेस, सोरोकिन, मैकाइवर, लुंडबर्ग, कुले, पार्सन्स, निमकाफ, आगबन और मर्टन। तो ये सभी जो है अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, और अमेरिका में 1876 में जो समाजशास्त्र का अध्यापन प्रारंभ करने का श्रेय समनर को दिया जाता है। इंग्लैंड में अध्यापन कार्य प्रारंभ हुआ। तो इंग्लैंड में जो अध्यापन प्रारंभ हुआ 1907 में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में समाजशास्त्र का अध्यापन कब प्रारंभ हुआ? तो फ्रांस में 1889 में जो है अध्यापन प्रारंभ हुआ है। तो फ्रांस के प्रमुख समाजशास्त्रियों में काम्टे, दुर्खीम, टार्डे, लिपले और गुरविच जो है प्रमुख समाजशास्त्री रहे हैं, जो कि फ्रांस से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जर्मन समाजशास्त्री नहीं है? तो सीमेल और टॉनिज जर्मन समाजशास्त्री हैं। वानवीज और बीरकांड भी जर्मनी के समाजशास्त्री हैं, और मार्क्स और वेबर जो है प्रमुख रूप से जर्मन के समाजशास्त्रियों में प्रमुख नाम मार्क्स और वेबर का है। तो ये सभी हैं, जबकि दुर्खीम और काम्टे कहाँ से रिलेटेड हैं? या फ्रांसीसी समाजशास्त्री रहे हैं। अगला है, भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ। तो भारत में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था अर्थशास्त्र के साथ 1914 में एक बार किया गया था। उसके बाद एक विधिवत रूप से इसका अध्यापन जो है 1919 में ही बॉम्बे ही विश्वविद्यालय में किया गया था। अगला है, भारत में समाजशास्त्र एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। एक विषय के रूप में जब इसका अध्यापन प्रारंभ हुआ वह 1919 में किया गया था। अगला है, भारत में समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों को, योगदानों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो भारत के जो प्रमुख समाजशास्त्री हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला वे हैं जिन्होंने पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज को समझने की प्रवृत्ति रखी है। दूसरा वे जिन्होंने भारतीय परंपराओं से संबंधित सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज को समझने का प्रयास किया है।
यह तीसरा वे हैं जिन्होंने भारतीय और पश्चिमी विचारों दोनों के सिद्धांतों के आधार के रूप में या संयुक्त रूप से अध्ययन करने के रूप में पक्षधर माने जाते हैं। तो इस तरह से जो भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विचारकों को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला जो है वह पश्चिमी विचारधाराओं को आधार बनाकर समाज का अध्ययन करते हैं। दूसरा भारतीय परंपराओं को आधार बनाकर समाज का अध्ययन करते हैं, भारतीय समाज का। और तीसरा पश्चिमी और भारतीय परंपराओं दोनों का सम्मिश्रण करके अध्ययन करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है? तो यहाँ पे पूछा है पश्चिमी समाजशास्त्र के आधार पर भारतीय समाज के अध्ययन करने में प्रमुख जो नाम है वह हट्टन, हर्बर्ट रिजले, जीएस घुरिये मजूमदार, केएम कबाड़िया और एससी दुबे, एआर देसाई और एमएन श्रीनिवास जो है प्रमुख रहे हैं। अगला है, भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज को अध्ययन करने वाले विचारक थे। तो केवल और केवल भारतीय परंपराओं को आधार बनाकर प्रमुख जो भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले थे उसमें आनंद कुमार स्वामी, ए.के. शरण, डॉक्टर नागेंद्र और डॉक्टर नर्मदेश्वर प्रसाद जो है प्रमुख नाम थे। तीसरा परिप्रेक्ष्य था कि संयुक्त रूप से पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करने वाले भारतीय विचारक थे। तो जिन्होंने संयुक्त रूप से पश्चिमी और भारतीय परंपराओं के आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है उसमें आर्यन सक्सेना, आर्यन मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, पीएच प्रभु, इरावती कर्वे, प्रोफेसर सच्चिदानंद, योगेश अटल और योगेंद्र सिंह के नाम जो है प्रमुख रूप से सम्मिलित किए जाते हैं। तो यहाँ सभी आलाब्धी भी सही होगा। अगला है, भारत में समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म रहता है। एक भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक, तो संस्थापक के रूप में हमेशा पैट्रिक गिड्स को देखा जाता है और पिता के रूप में जीएस घुरिये को देखा जाता है। कभी कभी घुरिये अगर नहीं दिया है, कभी कभी ऑप्शन में आपको राधा कमल मुखर्जी भी दिए रहते हैं, तो उनको भी माना जाता है, उनका भी प्रमुख योगदान रहा है। अगला है, भारत का मार्क्स कहा जाता है। तो भारत के मार्क्स के रूप में डीपी मुखर्जी को देखा जाता है। अगला है, अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो डब्ल्यू स्मॉल के द्वारा जो है अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी की नींव रखी गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले कुछ एग्जामों में पूछा भी गया है। अगला है, किस ने समाजशास्त्र के अध्ययन में पद्धति शास्त्रीय विचारों का प्रयोग किया है? कार्ल मार्क्स ने, दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने या सभी ने? तो यहाँ पे पूछा है समाजशास्त्र के अध्ययन पद्धति में शास्त्रीय विचारों का प्रयोग किया है। तो शास्त्रीय विचारों के रूप में जो है इन सभी को देखा जाता है। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा वह डी हो जाएगा। कार्ल मार्क्स को भी हम शास्त्रीय समाजशास्त्री मानते हैं, दुर्खीम को भी और मैक्स वेबर को भी। तो यहाँ जो पोल है थोड़ा सा रॉन्ग हो गया क्योंकि इन सभी ने प्रयोग किया है। अगला है, आर के मुखर्जी को कहा जाता है। तो आर के मुखर्जी को कहा जाता है मूल्यों के समाजशास्त्र का पिता। तो मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता के रूप में आर के मुखर्जी अर्थात राधा कमल मुखर्जी को जाना जाता है और लखनऊ विश्वविद्यालय से यह संबंधित थे और जीएस घुरिये के जो है प्रमुख शिष्यों में से एक रहे हैं। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है, यह कथन संबंधित है। तो इतिहास कुलीन तंत्र का कब्रिस्तान है यह कथन जो है विल्फ्रेडो पैरेटो से संबंधित है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आ जाता है, अब तक के ज्ञात सभी समाजों का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है, यह कथन संबंधित है। तो कभी कभी यहाँ पे संघर्ष दिया रहेगा, कभी कभी वर्ग संघर्ष रहेगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वह कार्ल मार्क्स का कथन है कि अब तक के जो ज्ञात सभी समाज हैं उसमें कहीं ना कहीं संघर्ष या वर्ग संघर्ष व्याप्त रहा है, अर्थात इन्होंने कहा कि संघर्ष का इतिहास रहा है। अगला है, समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा बहन किसने कहा है?
तो समाजशास्त्र तथा मानव शास्त्र को जुड़वा वहन करने का श्रेय क्रोबर को जाता है। अगला है, किसने समाजशास्त्र को दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान के रूप में माना है? तो सोशियोलॉजी जो है दो शब्दों से, सोशियो प्लस लोगस से बना है, लैटिन और ग्रीक भाषा से, इसलिए इसको जो है J.S. मिल ने कहा है कि यह दो भिन्न भाषाओं की अवैध संतान है। अगला है, सामाजिक इंजीनियरिंग अवधारणा का प्रतिपादन किया है। तो सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द का जो है सर्वप्रथम जो प्रयोग करते हैं वह कार्ल पॉपर करते हैं। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्रियों को सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द से संबोधित किया है। तो समाजशास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग शब्द से संबोधित करने का श्रेय जाता है इमाइल दुर्खीम को। और कभी कभी यह प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, किसने समाजशास्त्र में सामाजिक इंजीनियर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया है? तो वह दुर्खीम है। अगला है, किसने समाजशास्त्र की भूमिका को सामाजिक इंजीनियर माना है? तो इन्होंने कहा समाजशास्त्र की भूमिका जो है सामाजिक इंजीनियर की तरह कार्य करता है, तो वह D.N. मजूमदार जी हैं। अगला प्रश्न है, किसने व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है? तो रेमंड फर्थ हैं जिन्होंने व्यवहारिक समाजशास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, 4 लोगों ने इसका प्रयोग किया है और अलग अलग संदर्भ में किया है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है? तो अगस्त काम्टे का आलोचना करते हुए इन्होंने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग करने की सलाह प्रदान की है, वह J.S. मिल है। अगला प्रश्न है, किसने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी कहा है? तो रॉबर्ट बीर स्टीड जो है इन्होंने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी के रूप में परिभाषित किया। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न गृहस्वामिनी है न ही दासी है बल्कि बहन के समान है? तो बार्न्स और ब्रेकर है, और यह पीजीटी जैसे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, या स्टेट लेवल पे कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हो रहे हैं, स्टेट पीसीएस के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसने समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों की न गृहस्वामिनी कहा है न ही दासी कहा बल्कि बहन कहा है? तो बार्न्स और ब्रेकर है। अगला प्रश्न है, किसने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान कहा है? तो समाजशास्त्र को स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान कहने का श्रेय जो जाता है यहाँ पे मैक्स वेबर है। मैक्स वेबर जो कि स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। नवीन काम्टे पर माने जाते हैं, तो किसे नवीन काम्टे के नाम से जाना जाता है? तो जॉर्ज सिमेल को नवीन काम्टे के नाम से जाना जाता है। अगला है, व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं। तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता माने जाते हैं, तो व्याख्यात्मक समाजशास्त्र के पिता के रूप में मैक्स वेबर को देखा जाता है। और इनका जो है एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आइडियल टाइप, आदर्श प्रारूप या आदर्श की बात भी यह करते। अगला है, किसने समाजशास्त्र के उद्विकासीय क्रम को प्रस्तुत किया है? तो सर्वप्रथम समाजशास्त्र में उद्विकासीय क्रम की जो चर्चा करते हैं वह हर्बर्ट स्पेंसर है। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक संरचना की बात की है, सर्वप्रथम प्रकार्यवाद की बात की है, तो इन सब के लिए इन्हें सर्वप्रथम रूप से देखा जाता है स्पेंसर को। अगला है, काम्टे के उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता है, तो काम्टे के उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता है दुर्खीम को। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र में द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रतिपादन किया है। द्वंद्वात्मक अर्थात संघर्ष की बात किसने की है समाजशास्त्र में? तो कार्ल मार्क्स है जिन्होंने वर्ग संघर्ष की चर्चा की है। इन्होंने कहा कि अब तक के ज्ञात सभी समाजों का जो इतिहास रहा है वह वर्ग संघर्ष या संघर्ष का रहा है।
अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी की स्थापना कब और किसने की? तो इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना जीएस घुरिये ने 1952 में की है, और कहीं कहीं आपको यह 1951 भी देखने को मिल जाता है, तो इसमें डिस्टर्ब ना हो। कहीं कहीं आपको 51 मिल जाता है, कहीं कहीं 52 में मिल जाता है, तो 51 में इन्होंने की है, और व्यवस्थित रूप से उसका कार्यकाल जो है 52 से शुरुआत किया गया था। इसका एक जो है, इसमें एक पत्रिका भी प्रकाशित होती है, वह भी पूछ ली जाती है, बुलेटिन, समाजशास्त्र बुलेटिन के नाम से, वह भी पूछा गया था अभी हाल फिलहाल के एग्जामों में। अगला है, समाजशास्त्र के उद्भव को दर्शन शास्त्र से माना जाता है। तो किसने कहा कि समाजशास्त्र का जो विकास हुआ है वह दर्शन शास्त्र से हुआ है? तो वह बेंजामिन किड है। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार समाजशास्त्र एक लचीला विज्ञान है? तो समाजशास्त्र को लचीला विज्ञान मानने का जो श्रेय जाता है वह कार्ल बंटन को जाता है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं, जो कि दुर्खीम, काम्टे और वेबर से, दुर्खीम, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स से संबंधित है। तो यह कथन संबंधित है कि साम्यवाद के बाद समाजवाद आएगा, जो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। तो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की जो बात करते हैं वह कार्ल मार्क्स करते हैं। अगला प्रश्न है, वे तथ्य समाज के एकता के लिए खतरा पैदा करते हैं। तो समाज में पाए जाने वाले ऐसे तथ्यों को क्या कहा जाता है, जो समाज के लिए खतरा पैदा करते हैं? वह असामान्य सामाजिक तथ्य या बाध्यकारी सामाजिक तथ्य कहा जाता है। इसकी बात करते हैं दुर्खीम। अगला है, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य के कितने गुणों की चर्चा की है? तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की जो है 2 गुणों की चर्चा की है, एक बाह्यता और बाध्यता। अगला है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा कार्ल मार्क्स ने किससे प्रेरित होकर दिया है? तो कार्ल मार्क्स ने हीगल के ऐतिहासिक भौतिकवाद से प्रेरित होकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की चर्चा की है। अगला है, दुर्खीम ने टोटमवाद की व्याख्या किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो दुर्खीम जो है टोटमवाद की व्याख्या के लिए इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का जो है अध्ययन किया है। अगला है, अगस्त काम्टे के द्वारा विज्ञानों का स्तरीकरण किया गया था, उनका क्रम क्या था? तो अगस्त काम्टे ने जो क्रम बताया है हायरार्की ऑफ साइंस की, तो उसमें उन्होंने सर्वप्रथम नंबर 1 पे गणित, दूसरे पे खगोल शास्त्र, तीसरे पे भौतिक शास्त्र, चौथे पे रसायन शास्त्र, 5वें पर जीव शास्त्र और आखिरी में समाजशास्त्र की चर्चा की है। अगला है, अगस्त काम्टे से संबंधित पुस्तक है। तो अगस्त काम्टे पॉजिटिव फिलॉसफी की बात करते हैं, उसके बाद रिलीजन एंड ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी की बात करते हैं, इनके अलावा डिस्कोर्स ऑफ द पॉजिटिव स्पिरिट की बात करते हैं। तो ये जो है इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा सभी हो जाएगा। अगला है, सामाजिक प्रगति का सिद्धांत संबंधित है। तो सामाजिक प्रगति का जो सिद्धांत संबंधित है वह अगस्त काम्टे से संबंधित है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अगला है, जब व्यक्ति भूमिकाओं के निर्वहन में असमर्थ होता है और आत्महत्या कर लेता है, उसे किस प्रकार की आत्महत्या कहेंगे? तो जब व्यक्ति अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करने में असमर्थ होता है तो इस प्रकार से आत्महत्या करेगा, तो उसे अहमवादी आत्महत्या कहेंगे, क्योंकि वह अपने आप से उस समाज से अलगावित महसूस करने लगता है और गिल्ट में जीने लगता है, जिस कारण वह अपने अहम के कारण आत्महत्या कर लेता है। अगला प्रश्न है, धर्म के संबंध में पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? तो धर्म के संबंध में पवित्र और अपवित्र या पवित्र और लौकिक की जो बात होती है वह दुर्खीम करते हैं, और यहीं जाति के संबंध में पवित्र और अपवित्र की बात जो करते हैं वह लुईस ड्यूमो करते हैं। अगला है, किसने समाज के तत्वों को सामाजिक तथ्य के आधार पर अध्ययन किया है? तो सामाजिक तथ्य की बात करते हैं इमाइल दुर्खीम। कार्ल मार्क्स के उत्पादन प्रणालियों के आधार पर कितने गुणों की बात की है? तो कार्ल मार्क्स ने 4 प्रकार के उत्पादन प्रणालियों की चर्चा की है।
अगला है, जब व्यक्ति समाज के हित के लिए अपना बलिदान देता है तो उसे किस श्रेणी की आत्महत्या में रखा जाता है? तो सती प्रथा और सैनिक का बलिदान जो है परार्थवादी आत्महत्या अर्थात समाज की भलाई के लिए आत्महत्या कर लेना परार्थवादी आत्महत्या कहा जाता है। अगला है, हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित पुस्तकें हैं। तो हर्बर्ट स्पेंसर से संबंधित पुस्तकें सभी हैं, प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, सोशल स्टैटिक्स या प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। तो ज़्यादातर जितनी भी इनकी पुस्तकें हैं उसमें आपको आगे जो है प्रिंसिपल ऑफ जरूर से लगा रहेगा। अगला है, दुर्खीम में कितने प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है? तो दुर्खीम ने 4 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की है। तो सर्वप्रथम इन्होंने 3 प्रकार की आत्महत्याओं की चर्चा की थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने चौथा भाग्यवादी आत्महत्या की बात की। पहला अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या और चौथा भाग्यवादी आत्महत्या। अगला है, किसने सैनिक और औद्योगिक समाज को यांत्रिक और सावयवी समाज के रूप में विभाजित किया है? तो यहाँ राइट आंसर दुर्खीम होगा और यह लगभग कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात किसने की है? तो यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात मार्क्स करते हैं। जब व्यक्ति का सामाजिक नियमों के कारण जीना दूभर हो जाता है, जिसके दबाव के कारण वह आत्महत्या कर लेता है, इसे किस प्रकार की आत्महत्या कहेंगे? तो इसे भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में दुर्खी में रखा है। जैसे कि कोई अंतरजातीय विवाह कर लेता है और समाज के नियमों के कारण उसे काफ़ी किसी की लड़की जो है भागकर शादी कर लेती है या अंतरजातीय विवाह कर लेती है, तो समाज में उसके ऊपर इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि वह व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो वह यह समझ के आत्महत्या कर लेता है कि चलो हमारे भाग्य में यही रहा है, तो इसे भाग्यवादी आत्महत्या की श्रेणी में दुर्खीम रखते हैं। अगला है, दुर्खीम का कार्यकाल था। तो दुर्खीम का जो कार्यकाल था वह 1858 से 1917 तक था। तो यहाँ पे जब अरेंज करने के लिए दे दिया जाता है कि विकास के क्रम में समाजशास्त्रियों को लगाइए, तो इससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। इस बार भी आया हुआ था, तो सन भी याद करना जरूरी हो जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने एंजल्स के साथ लिखी है? तो एंजल्स के साथ लिखना उन्होंने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द होली फैमिली, जर्मन आइडियोलॉजी, ये सभी जो पुस्तकें इन्होंने एंजल के साथ मिलकर लिखी है। अगला है, मार्क्स के समस्त राजनीतिक और आर्थिक चिंतन के केंद्रीय अवधारणा क्या थी? तो इन्होंने केंद्र में रखा कि राजनीति और आर्थिक चिंतन का जो आधार है वह वर्ग संघर्ष रहा है। अगला है, दुर्खीम ने समाज और समाज के प्रारंभिक धर्म के स्वरूप को माना है। तो दुर्खीम प्रारंभिक धर्म किसको मानते हैं? टोटमवाद को। आत्मवाद की बात करते हैं टाइलर और प्रकृतिवाद को बात करते हैं मैक्स मूलर। तो यह भी पूछा जाता है। अगला है, किसने समाज के विकास को सैनिक समाज से औद्योगिक समाज तक बताया है? तो हर्बर्ट स्पेंसर ने मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात की। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थात आर्थिक संरचना में परिवर्तन होने के कारण अधिसंरचना अर्थात सुपर स्ट्रक्चर अर्थात राजनैतिक और सांस्कृतिक विचारधाराओं में परिवर्तन होता है? तो ऐसा जो है कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स अधोसंरचना या इंफ्रास्ट्रक्चर और अधिसंरचना सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगला है, कार्ल मार्क्स का कार्यकाल था। कार्ल मार्क्स का कार्यकाल जो है 1818 से 1883 तक था। अगला है, समाजशास्त्र में योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा दी है। तो योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा मुख्यतः डार्विन से संबंधित है और डार्विन के सिद्धांत को समाजशास्त्र में लाने का प्रयास जो है हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। अगला, ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा संबंधित है, जिसके अंतर्गत समाज के विकास को आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व माना जाता है। तो जिसमें आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व प्रदान किया है तो वह कार्ल मार्क्स है, जिन्होंने समाज की व्याख्या केवल और केवल आर्थिक दृष्टिकोण को महत्व में रखते हुए
किए हैं। अगला है, किसने समाजशास्त्र को 3 खंडों में विभाजित किया है? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सुपर ऑर्गेनिक। तो सावयवी, अधिसावयवी और सुपर सावयवी की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। अगला है, वर्ग संघर्ष की अवधारणा संबंधित है। तो वर्ग संघर्ष की अवधारणा संबंधित है कार्ल मार्क्स। अगला है, दुर्खीम की प्रथम पुस्तक थी। तो दुर्खीम की प्रथम पुस्तक जो है डिवीजन ऑफ लेबर रही है। तो यह यहाँ जो पुस्तक का पूरा नाम है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स से संबंधित नहीं है? तो द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दुर्खीम की पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की नहीं। जबकि एक कैपिटल क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कार्ल मार्क्स की है। प्री कैपिटल इकोनॉमिक फॉर्मेशन कार्ल मार्क्स से संबंधित है। दास कैपिटल एंड द फर्स्ट इंडियन ऑफ वार इंडिपेंडेंस जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित पुस्तक है। अगला है, 1900 जब मानदंड, विधि व्यवस्था आदि को पूर्णतया नष्ट हो जाने पर किया जाने वाला आत्महत्या किस प्रकार की श्रेणी में रखा जाता है? तो प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या की श्रेणी में रखा जाता है। जब नियम और मानदंड की पूरी तरह से, जैसे भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाए और नियम मानदंड का पालन न हो, जिस कारण से व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट कचहरी जाता है अपना दुख दर्द लेकर, लेकिन वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती है या भ्रष्टाचारी लोग उसकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो व्यक्ति क्या होता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार की आत्महत्या को प्रतिमानहीनतावादी आत्महत्या कहा जाता है। या अगला, यह कथन किससे संबंधित है कि श्रम विभाजन एक नैतिक सामाजिक तथ्य होता है जिसका उद्देश्य समाज को सूत्रबद्ध करना होता है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, दुर्खीम ने श्रम विभाजन को नैतिक और सामाजिक तथ्य के जोड़कर देखते हैं। अगला है, किसने समाज के संदर्भ में सरल, द्वियौगिक और त्रियौगिक की बात की है? तो सरल, द्वियौगिक और त्रियौगिक की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। मार्क्स के अनुसार प्रणाली जिस प्रकार के राज्य, भूमि, सिंचाई साधनों पर राज्य का अधिकार होता है और राज्य के पास सैनिक और राजनीतिक शक्ति होती है, उन्होंने किस प्रकार की उत्पादन प्रणाली कहा है? तो एशियाई उत्पादन प्रणाली के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि ऐसे उत्पादन प्रणालियों में राज्य का जो है भूमि तथा सिंचाई साधनों पर अधिकार होता है और राज्य के पास सैनिक और राजनीतिक शक्ति होती है। अगला है, किसने एक समाज से दूसरे समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति की आवश्यक माना है? तो कार्ल मार्क्स ने क्रांति को परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण माना है। अगला है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का कारण है। तो दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का कारण जो है वह सामाजिक कारण होता है। अगला प्रश्न है, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा संबंधित है। तो अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा जो है कार्ल मार्क्स से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति के अलगाव को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो कार्ल मार्क्स ने व्यक्ति के अलगाव को 4 चरणों में विभाजित किया है, जिसमें इन्होंने बताया कि उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव होता है, उत्पादन से अलगाव, सहकर्मी से अलगाव और स्वयं से अलगाव होता है। अगला है, वह तथ्य जो समाज के लिए प्रकार्यात्मक होते हैं, समाज को सुदृढ़ता और शक्ति प्रदान करते हैं, उसे कहते हैं। तो समाज की एकता, सुदृढ़ता प्रदान करने वाले तथ्यों को सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और क्विज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।